हम लोग बिहार विशेष से प्रश्न देखेंगे। यह प्रश्न जो आने वाला एग्जाम सीडीपीओ है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिहार से रिलेटेड हम लोग जो प्रीवियस ईयर का ये 66 जो 66वां एग्जाम हुआ था बीपीएससी का उससे पूछे गए प्रश्न है तथा उसके अनुसार हम लोग आने वाले प्रश्न की भी चर्चा करते चलेंगे जो पूछे जाने की संभावना है। तो पहला प्रश्न देखेंगे, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की बात की जाए ऑप्शन में है श्री कृष्ण सिंह, सत्यपाल मलिक, नीतीश कुमार, राबड़ी देवी। तो प्रथम मुख्यमंत्री यह थे श्री कृष्ण सिंह थे जो भारत के आज़ाद होने के बाद यानी 1947 से अखंड भारत में जब बिहार था उसमें 1947 से 1961 ईस्वी तक मुख्यमंत्री के पद पर कौन रहे? वह रहे श्री कृष्ण सिंह। तो आइए हम लोग जानते हैं श्री कृष्ण सिंह के बारे में। श्री कृष्ण सिंह जो थे इनका जन्म बिहार के मौर जिले यानी कि बिहार के जो मौर गांव है शेखपुरा में, बिहार के शेखपुरा के मौर गांव में इनका जन्म हुआ था। अगर इनकी ननिहाल की बात की जाती है, ननिहाल इनका नवादा तरफ पड़ता है। तो यह पहले मुख्यमंत्री थे और जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो इनके जो करीबी थे अनुग्रह नारायण सिंह जो उस समय उप मुख्यमंत्री थे। तो यह भी ध्यान में रखिएगा, अनुग्रह नारायण सिंह जो वित्त मंत्री जो वित्त मंत्रालय संभाले थे और उप मुख्यमंत्री के पद पर अनुग्रह नारायण सिंह थे। और जब ये मुख्यमंत्री बनते उस समय जो प्रथम पहले राज्यपाल होते हैं वह होते हैं जय रामदास दौलत राम 1947 से 48 तक। तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। और उसके बाद श्री कृष्ण जी के बारे में और कुछ जानते हैं। यह गांधी जी के आह्वान करने पर क्या हुए थे? बिहार के जो श्री कृष्ण है मुंगेर के गंगा नदी को पार कर लगभग 100 किलोमीटर लंबी यात्रा कर इस रुद्रुह कष्टप्राय पद यात्रा पर जाकर उन्होंने क्या किया था? अपने सहयोगियों के साथ जो नमक सत्याग्रह था उसका उन्होंने आह्वान किया था गांधी जी के कहने पर। तो ये ध्यान में रखिएगा। फिर आगे हम लोग देखेंगे यही जो श्री कृष्ण सिंह हैं वो क्या करेंगे, जो स्वराज पार्टी होगा बिहार स्वराज्य पार्टी का नेतृत्व यह श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया जाएगा, जो प्रश्न आगे देखने को हमें मिलेगा। तो ये था श्री कृष्ण सिंह के बारे में कुछ प्रश्न। अब हम लोग 27 में देखते हैं। कह रहा बिहार में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन रखा गया था। तो बिहार में प्रथम कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? याद करिए, उस समय होते हैं CR दास और गया का अधिवेशन होता है 1922 ईस्वी में। और आपको यह पता होना चाहिए जब यह अधिवेशन 22 में होता है तो इससे पहले भी CR दास क्या करते हैं? 1921 का जो अहमदाबाद में होता है वहाँ भी करते हैं। लेकिन अंतर यह रहता है कि 1921 अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में वो जेल में रहते हैं और उनके द्वारा पढ़कर जो सुनाते हैं लिखे हुए बात को वह सरोजनी नायडू सुनाते हैं। तो वह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके बाद 1922 में जेल से निकलते हैं, 22 में अधिवेशन करते हैं और इसी अधिवेशन में गया में से क्या होता है? पास होता है विधान परिषद में प्रवेश ना लेने का प्रस्ताव। और इस प्रस्ताव से यह नाखुश हो जाते हैं और इस नाखुश होकर यह क्या करते हैं? स्वराज्य पार्टी का गठन करते हैं और अलग होकर जनवरी 1923 ईस्वी में स्वराज्य पार्टी का गठन करेंगे। और फिर वही उसका एक शाखा बिहार स्वराज पार्टी का श्री कृष्ण जी नेतृत्व करते हैं। हालांकि बिहार स्वराज पार्टी का गठन करने का कारण तो ये कारण था ही था और मनमुटाव का और भी कारण था कि जो गांधी जी द्वारा 4 फरवरी 1922 ईस्वी को जो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था तो उसको लेके भी बहुत सारे नेताओं में नाराजगी थी। तो वह भी एक कारण था इस पार्टी का स्थापना करने। तो इस प्रकार से बिहार के जो कांग्रेस प्रथम अधिवेशन वह गया में 1922 ईस्वी में। और इसी अधिवेशन के बाद CR दास क्या करते हैं? अलग होकर स्वराज्य पार्टी का गठन करते हैं। उस स्वराज्य पार्टी में वो स्वयं अध्यक्ष रहते हैं और सचिव मोतीलाल नेहरू को बनाते हैं। और स्वराज पार्टी के गठन में मोतीलाल नेहरू, CR दास और केलकर भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो याद करिए ये वही जयप्रकाश नारायण है जो एक समय क्या होते हैं? इंदिरा गांधी के अपोजिशन में काफ़ी भूमिका निभाते हैं 1870 में। तो अगर जयप्रकाश की बात आ जाती है तो 1970 में, 1800 नहीं 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए इन्हें जाना जाता है। इंदिरा गांधी को पदच्युत करने में इन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन भी चलाया था। यही जयप्रकाश नारायण है, ये नारायण है जिन्हें मरणोपरांत क्या किया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1998 ईस्वी में। और भी बहुत सारे पुरस्कारों से, जैसे 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार, इन्हीं के सम्मान में दिल्ली में क्या क्या जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल भी है। फिर इन्हीं के आपको पता होगा कि जो जेपी आंदोलन काफ़ी चर्चित आंदोलन था क्योंकि अभी उस जेपी आंदोलन में जो जो लोग थे उसे पेंशन के रूप में हाल के जो सरकार नीतीश कुमार है उनके द्वारा पेंशन उन्हें दिया जा रहा है। तो ये थे जेपी आंदोलन में। और एक बात और इम्पोर्टेंट है कि जयप्रकाश नारायण तो क्या किए? भारत की आज़ादी में हम भूमिकाएं दिलाएं प्लस जब भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था तो उस समय जयप्रकाश नारायण क्या थे? हजारीबाग जेल में बंद थे और वही जेल को वो तोड़कर फरार हो जाते। तो प्रश्न ये भी देखने को मिल जाता है जयप्रकाश नारायण कब हजारीबाग जेल से फरार हुए? तो वह थे कौन? भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान में। तो ये जयप्रकाश नारायण से कुछ विशेष था जो हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट प्रश्न अब देखेंगे हम लोग
28 के बाद 29 में आते हैं। 29 में कह रहा बिहार स्थापना दिवस क्या हुआ था। तो देखिए बिहार स्थापना दिवस कब होता हुआ 22 मार्च 1912 ईस्वी को क्या होता है, बिहार उड़ीसा से अलग होता है और उसी दिन बिहार दिवस मनाया जाता है। और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है वह सहजानंद सरस्वती की रहती है। आगे चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये सच्चिदानंद सिन्हा, सहजा नहीं बोलिए, सच्चिदानंद सिन्हा क्या करते हैं, इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। उन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता के रूप में जाना जाता है। जब वो बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके आते हैं 1921 से 22 ईस्वी में, वो 1891 से 92 में जब पढ़कर वो आते हैं तो बिहार को पृथक प्रांत बनाने में काफ़ी भूमिका निभाते हैं। तो सच्चिदानंद और सहजानंद, सच्चिदानंद जो थे वो बिहार के निर्माण में अहम भूमिका, सहजानंद आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से सहजानंद सरस्वती में बिहार प्रांतीय सभा का गठन होता है। तो इस तरह से बिहार की जो स्थापना 1912 ईस्वी में, और भी जानते हैं बिहार की जो स्थापना तो जरूर जाने की। और इसके क्षेत्र जो झारखंड था पहले बिहार में ही था, उसे क्या कर दिया गया 15 नवंबर 2000 को क्या कर दिया गया, उसे अलग कर दिया गया। यानी वो दक्षिणी जिला था कौन, बिहार का दक्षिणी क्षेत्र था, उसे झारखंड बना दिया गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और जानेंगे बिहार में टोटल कितने, बिहार की जनसंख्या की बात की जाए तो बिहार की जनसंख्या 10,40,04,52 है। यह ध्यान में रखिएगा, यह टोटल पूरे भारत में जो तीसरे नंबर पर जनसंख्या के क्षेत्र में आता है और क्षेत्रफल के क्षेत्र में यह 12वां स्थान रखता है, बिहार रखता है। और टोटल बात की जाए बिहार में 9 प्रमंडल है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन 9 है, जिसमें जानेंगे तिरहुत हो गया, दरभंगा हो गया, फिर उसके बाद सुपौल हो गया, सुपौल नहीं कहिए, कोसी हो गया, उसके बाद कहिए कि पूर्णिया हो गया, उसके बाद भागलपुर हो गया, उसके बाद मुंगेर हो गया, उसके बाद पटना हो गया, उसके बाद गया हो गया। तो इन सभी नौवों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो 9 प्रमंडल है और 38 जिला है, और 8 जिला को मंडल भी कहते हैं। तो 38 मंडल यानी 38 जिला और 101 क्या है, 101 अनुमंडल हैं और 534 प्रखंड है जिसे अंचल कहते हैं। और टोटल पंचायत की बात की जाए तो 8,471 पंचायत है और 45,103 गांव हैं। तो इस तरह से बिहार का ये विभाजन है, भौगोलिक स्थिति है, जिसमें हम लोग जानेंगे किस तरह से गोपालगंज सबसे ज़्यादा शिक्षित है, उसके बाद सबसे कम शिक्षित पूर्णिया आएगा, फिर सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता गोपालगंज। फिर वनों के बारे में देखेंगे, जो वनों की स्थिति बिहार में 7.74 है। पूरे वन का जो भौगोलिक क्षेत्र बिहार का 94,163 वर्ग किलोमीटर, उसमें से मात्र 7,288 वर्ग किलोमीटर पर वन है, जो पूरा परसेंटेज 7.74% है। वो सभी की चर्चा हम लोग आगे करते चलेंगे। नेक्स्ट देखिए 30 में बिहार में तीनकठिया प्रणाली में नील की खेती के लिए भूमिका का कितना है। देखिए तीनकठिया प्रणाली काफ़ी क्या था, भयावह प्रणाली था, काफ़ी शोषणपूर्ण प्रणाली था, क्योंकि इसमें क्या होते थे, किसान खेती नहीं करना चाहते थे, मजबूरी कम लगान देकर उन पर मजबूरी यह क्या किया जाता था, नील की खेती तीनकठिया प्रणाली किया जाता था। यह तीनकठिया से रिलेटेड आगे राजकुमार शुक्ला आएंगे, चंपारण नंद होगा, लेकिन उससे पहले जो कराया जा रहा था तीनकठिया प्रणाली, वह 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पर खेती करना अनिवार्य था। इसी को लेकर बाद में आप देखेंगे फिर क्या होगा, नील आयोग का गठन होगा। नील आयोग कब होगा, नील आंदोलन के बाद में होगा, जिसमें हिंदू मुस्लिम का संपूर्ण सपोर्ट मिलेगा, और वह नील आयोग 1859 में होगा। आगे चर्चा है, प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। तो तीनकठिया जो प्रणाली था, इसके अलावा कहा जाता है 2 अन्य और तरीके थे, कुर्तौली और कुश्ती, जो कहलाता था खेती करने के रेतों पर नील की खेती करने के 2 और अन्य तरीके था। एक कौन था, एक था करतौली और एक कुश्ती, ये 2 अन्य तरीका था। उसमें भी एक तीनकठिया प्रणाली था, जिसमें 3 कट्ठे में 20 कट्ठे। फिर बाद में देखेंगे किस तरह से राजकुमार शुक्ला के नेतृत्व में गांधी जी को आह्वान किया जाता है, गांधी जी आते हैं और चंपारण सत्याग्रह करते हैं, और उसके बाद किसानों को राहत मिलती है। तो ये 3/20 हो जाएगा त्रिकठिया प्रणाली। नेक्स्ट देखते हैं, रामविलास पासवान ने अपनी राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से आरंभ की थी। काफ़ी अच्छा प्रश्न ये अब रामविलास पासवान, आशा करते हैं आप लोग परिचित ही होंगे। रामविलास पासवान जो राजनीतिक सफर है वह क्या करते हैं, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी है उनके द्वारा, यानी ये जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी है इन्हीं के द्वारा ये अपना राजनीतिक कैरियर स्टार्ट करते हैं। जन्म 1946 ईस्वी में होता है बिहार के खगड़िया में, और वह दलित परिवार से आते हैं, और 9 बार ये सांसद भी रह चुके हैं तथा 2 बार राज्यसभा के पद पे, यानी 32 वर्षों की उम्र में टोटल 11 बार चुनाव लड़ते हैं और 9 बार ये जीतते हैं। और उनकी मृत्यु से पहले आपको पता होगा कि वो हाल में क्या थे, FCI में नियुक्त थे, खाद्य विभाग में। तो इस तरह से ये रामविलास पासवान का राजनीतिक कैरियर रहा। उसके बाद बात की जाए 32 में, देखिए हाँ, अगर राजनीतिक कैरियर तो रामविलास पासवान है। आगे हम लोग देखेंगे जैसे नित्यानंद सिन्हा जो क्या है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। उसके बाद RCP सिंह, रामचंद्र प्रसाद सिंह जो क्या है, स्टील मंत्री है, तो राज्यसभा से। फिर उसके बाद और जानेंगे राकेश कुमार सिंह, RK सिंह, वह भी क्या है, तो 2 ऐसे हैं जो प्रशासनिक विभाग में, RK सिंह और RCP सिंह। RCP सिंह वही है जिनकी बेटी लिपि सिंह है। तो ये RCP सिंह क्या है, रामचंद्र प्रसाद सिंह जो स्टील मंत्री हैं, केंद्र स्तर पर कैबिनेट में भी हैं। और जो
आर.के. सिंह, रामचंद्र सिंह जो हम लोगों ने देखा, वह क्या हैं, वह भी पहले तो थे राज्य मंत्री थे, स्वतंत्र प्रभार थे, लेकिन 2021 में जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया तो उनको पदोन्नति कर कैबिनेट मंत्री बनाया गया। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्यों हो सकता है पूछा जाए। वह जो वो आरा से नेतृत्व कर रहे हैं, कौन, आर.के. सिंह। तो ये तो रामविलास पासवान के था, जो हम लोगों ने जाना संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट देखते हैं 32 में, बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। तो जो स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार लोकसभा से कब, 10वीं लोकसभा, 11वीं, 12वीं और 13वीं। आइए जानते हैं रघुवंश प्रसाद। रघुवंश प्रसाद सिंह का जन्म बिहार के वैशाली, जन्म नहीं कहिए, वो जो नेतृत्व करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, वैशाली जिला से प्रतिनिधित्व करते हैं और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी वो रह चुके थे। तो ध्यान में रखिएगा। उन्हें कर्पूरी ठाकुर, जब क्या होते हैं, प्रधान सीएम बनती है, उनकी बहुमत सरकार कब आती है, 1977 ईस्वी में, जब 325 में से 214 सीटों उनके समर्थन में आती है, तब वो उनकी सरकार बनाते हैं। और वही उसी सरकार में वो क्या करते हैं, रघुवंश प्रसाद सिंह को ऊर्जा मंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं कर्पूरी ठाकुर 1977 में। और 1991 के विधान परिषद का ये सदस्य भी रहते हैं, कौन, ये रघुवंश प्रसाद सिंह विधान परिषद का कब, 1991 में। फिर अध्यक्ष भी रहते हैं और फिर वैशाली निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा में 5 बार लगातार ये प्रतिनिधित्व करते हैं। और 74 वर्ष की आयु में क्या होता है, इनका निधन हो जाता है 2020 को कोविड के कारण, और वह दिल्ली में अंतिम सांसें लेते हैं। तो प्रश्न पूछा गया था कि वो कौन किए थे, तो वह किए थे 11वीं लोकसभा का नेतृत्व 1996 में चुने गए थे रघुवंश प्रसाद सिंह। और रघुवंश प्रसाद सिंह को मनरेगा मैन के रूप में भी जाना जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। और मृत्यु 2020 की हो गई। नेक्स्ट देखते हैं 33 में, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने। आ गया प्रश्न। यही चर्चा ऊपर आया था कि तिनकठिया प्रणाली क्या था, जिसमें हम लोगों ने जाना कि बिहार में एक तिनकठिया प्रणाली था। इसके अलावा 2 और थे, नील की खेती, जिसमें कुर्तौली और कुश्ती कहलाता था नील की खेती के लिए। तिनकठिया में 3 बटे, यानी कि 20 बीघा में 3 बीघा, यानी 20 जो कट्ठा होता था, उसमें 3 कट्ठा में क्या होता था, 1 बीघा में 20 कट्ठा, तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर अनिवार्य होता था किसका करना, नील की खेती करना। तो ध्यान में इस चीज़ को रखिएगा। तो चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान सबसे पहले वह राजकुमार शुक्ला जी करते हैं। ये आइए कहानी समझते हैं, कब और किन परिस्थिति में राजकुमार शुक्ला का गांधी से मुलाकात। वह समय होता है 1916 ईस्वी का लखनऊ अधिवेशन। और जब लखनऊ अधिवेशन हो रहा होता, शुक्ला जी जाते हैं किसके नेतृत्व में, ब्रज कुमार सिंह, जो जयप्रकाश नारायण जी के ससुर होते हैं, है ना। वो वकील, काफ़ी नामी गिरामी वकील होते हैं। वो जाते हैं, उसके बाद शुक्ला जी वहाँ पर क्या करते हैं, वही जो ब्रज किशोर होते हैं, उन्हीं के द्वारा नेतृत्व में, उन्हीं के समर्थन से वहाँ पर इस चीज़ को रखा जाता है लखनऊ अधिवेशन में। किस चीज़ को, ये चंपारण आंदोलन को। तो चंपारण आंदोलन के जो दशा था उसको रखा जाता। उसके बाद गांधी जी का पीछा कौन करते हैं, मतलब उसके पीछे पकड़ लेते हैं राजकुमार शुक्ला। उसके बाद जो गांधी जी को, उनको हिंट मिल जाता है कि आप गांधी जी को ले जाइए, गांधी जी आपको वहाँ इस चीज़ से क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। तो वही शुक्ला जी गांधी जी का पीछे पड़ते हैं, उनसे वो क्या करते हैं, अनुनय विनय करते हैं चलने के लिए। लेकिन गांधी जी शुरुआत में, जब आप देखेंगे कि सत्य के प्रयोग जो गांधी जी बुक लिखे हैं, उसके 5वें अध्याय के 5वें भाग के 12वें अध्याय में उन्होंने कहा है, उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस अधिवेशन से पहले चंपारण का नाम तक भी नहीं जानते थे महात्मा गांधी। लेकिन जब वहाँ से राजकुमार शुक्ला जी मिलते, तब उनको पहली बार चंपारण का नाम सुनते हैं। उसके बाद जो राजकुमार शुक्ला, जो उनका क्या करते हैं, बुलाने के लिए, जो पीछे उनके पीछे क्या करते हैं, निवेदन करने के लिए, जो पहले वो वहाँ से लखनऊ से फिर एमपी जाते हैं, एमपी तक भी चले जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, उनके आश्रम में भी पहले पहुँच जाते हैं। तो गांधी जी क्या हो चुके थे, उनसे इरिटेट, यानी क्या हो चुके थे, वह काफ़ी उनसे इरिटेट हो गए थे। लास्ट में उनको कहना पड़ा कि आप मेरा पीछा करना छोड़ दें। तो फिर भी राजकुमार शुक्ला जी ने नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि आप, मतलब राजकुमार, मतलब गांधी जी को ये कहना पड़ा कि ठीक है, हम कभी आएंगे तो हम वहाँ पर यात्रा को शामिल कर लें। लेकिन बार बार राजकुमार शुक्ला जी वह दिन और तिथि भी जानना चाह रहे थे कि कब आएंगे। और यही जिद गांधी जी को चंपारण लेकर चला। तो गांधी जी तो शुरू में लिखते हैं कि, मतलब बोलते हैं कि ऐसा हठी आदमी तो हमने कभी देखा नहीं। लेकिन फिर क्या होता है, वो बोलते हैं, जब उनको लास्ट अंततः कहना पड़ता है कि जब हम कलकत्ता आएंगे तो कलकत्ता से होते हुए हम क्या करेंगे, चंपारण को भी शामिल कर लेंगे अपनी यात्रा में। तो वही कलकत्ता पहुँचते हैं, और 2-3 दिन पहले राजकुमार शुक्ला वहाँ कलकत्ता पहुँचते हैं, और फिर ट्रेन से गांधी जी के साथ में आते हैं। लेकिन जब ट्रेन में गांधी जी के साथ शुक्ला जी आते हैं, तो गांधी जी को आभास हो जाता है कि ये जितने हैं जिद्दी व्यक्ति, लेकिन वो वैसे है नहीं, ये काफ़ी सरल स्वभाव के। वो ट्रेन पर उनकी
मुलाकात से ये बात स्पष्ट हो जाता। वही फिर गांधी जी आएंगे, चंपारण आएंगे, पटना होते हुए मुजफ्फरपुर के बाद चंपारण वो पहुँचेंगे, और वही पहली मुलाकात जब वहाँ आएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को होगी, जो एक स्वतंत्रता सेनानी को देगा, भारत का सबसे अहम फिर राष्ट्रपति भी बनेंगे। फिर जेपी कृपलानी से मुलाकात होगी, फिर वो जो कौन विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होते हैं उनसे मुलाकात होती है। तो ये सभी हैसियत होते हैं। प्रश्न इनसे भी देखा जाता कि चंपारण आंदोलन के दौरान कौन कौन थे। तो ये था राजकुमार शुक्ला जी का, जिससे रिलेटेड हम लोगों ने 5-6 प्रश्न देख लिया। 34 में देखिए, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि जो प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी। ये महाजनपद क्या होता है? महाजनपद है जो प्राचीन भारत में राज्य या जो प्रशासनिक की इकाइयाँ होती थी उसी इकाई को हम लोग महाजनपद कहते थे। जो प्रशासनिक और जो राज्य की जो प्रशासन इकाई होती थी महाजनपद कहा था। तो प्राचीन भारत में 16 महाजनपद में विभाजन किया गया था, उसी में से एक मगध भी जनपद था। तो मगध की राजधानी राजगिरी थी, जो राजगीर के नाम से जाना था। पहले उसे गिरिब्रिज कहा जाता था। तो हो सकता है आपको मिल जाए कि राजगीर का महाजनपद के समय में क्या नाम था, गिरिब्रिज, वही राजगीर है। तो 16 महाजनपद में तो इस ऑप्शन में से ना ही एक ऑप्शन कोई नहीं है। पाटलिपुत्र है, चंपा है, वैशाली है, अंग है, तो कोई भी नहीं होगा इसमें से, ऊपर में से कोई नहीं होगा। तो और अन्य भी जानते हैं, जिस तरह से हम लोगों ने जाना कि प्राचीन महाजनपद में 16 महाजनपद थी, उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछने की संभावना है, हम लोग देखेंगे। जैसे अंग की राजधानी होगी, चंपा हो गई, फिर काशी का कौशल हो गया, कुरु का इंद्रप्रस्थ हो गया, कौशल का अयोध्या हो गया, गंधार का तक्षशिला हो गया, चेदी का सुक्तिमती, सूरसेन का मथुरा। तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट है जो महाजनपद की राजधानी पूछे जा सकते हैं। कौन कौन? खासकर काशी एक कौशल में आता है, उसके बाद मथुरा, सूरसेन ये बिहार में आता है। तो हो सकता है बिहार रिलेटेड में आपको देखने को मिल जाए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 5वां में, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। स्वामी सहजानंद, इसी की चर्चा हम लोग ऊपर थोड़ा सा किए थे कि एक क्या आया था, बिहार की स्थापना दिवस। तब हम लोगों ने सहजानंद और सचिदानंद, ये दोनों थोड़ा सा कन्फ्यूज भी कर देता लोगों को। तो सहजानंद जो क्या थे, वह बिहार जो किसान सभा था उनके रूप में जाने जाते हैं, बिहार प्रांतीय किसान सभा के रूप में। तो ऑप्शन में है बिहार मजदूर नहीं होगा, जनजातीय नहीं होगा, किसान आंदोलन, तो होगा बिहार प्रांतीय किसान। आइए समझते हैं स्वामी सहजानंद किस तरह से बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व करता और उनके नेतृत्व में अखिल भारतीय आंदोलन का निर्माण होता। वह वक्त है 1929 ईस्वी को, जब क्या हो रहा होता है, जब जमींदारों के द्वारा जो किसान हैं, मजदूर हैं, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। उस परिस्थिति में वह क्या करते हैं, किसानों को, मजदूरों को एकत्र कर किसानों को क्या करते हैं, जो भी जमींदारों के द्वारा किसानों पर अत्याचार किया जा रहा था उसके विरुद्ध एक क्या करते हैं, आवाज़ को इकट्ठा करते हैं। और वही गठन होता है 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद के बिहार प्रांतीय किसान सभा। मुख्य रूप से इसमें जो उद्देश्य होता है, जमींदारों द्वारा होने वाले हमलों के खिलाफ किसानों की शिकायतों को इकट्ठा करना। और यह धीरे धीरे जैसे ही यह आंदोलन गठित हुआ, यह जो सभा गठित हुआ, धीरे धीरे इसकी गतिविधि भारत के अन्य जगहों पे भी देखने को मिली और धीरे धीरे गतिविधि भी स्टार्ट हो गई। फिर इनका 1934 ईस्वी में आप देखेंगे कि किसके साथ, ये सोशलिस्ट कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी के साथ अस्थायी रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ काम करने का मौका मिला। फिर 1935 ईस्वी में जो किसान नेता एन जी रंगा थे, उनके साथ इनको क्या मिला, मार्गदर्शन मिला। फिर दक्षिण भारत फेडरेशन, जो दक्षिण भारतीय फेडरेशन किसान सभा के जो सचिव थे निम्बूदिरित पाद और कृषि श्रम जो थे, उनको अखिल भारतीय किसान सभा गठन करने का सुझाव दिया। और वही फिर क्या होता है, लखनऊ में 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में। तो ये किसान सभा से जुड़े थे। तो क्या स्वामी सहजानंद ही थे? नहीं, बिहार के और भी अन्य नेता थे। जैसे कौन हो गया, कार्यानंद, जो हम लोग देखेंगे किस तरह से कार्यानंद क्या होते हैं, असहयोग आंदोलन में गांधी जी का समर्थन करने के लिए, यानी उसमें कूदने के लिए वो अपने आप को शिक्षित करते हैं। उसके बाद फिर और अन्य नेता जैसे राहुल संस्कृत्यान, जो आगे देखेंगे अंबारी क्रांति का नेतृत्व करते हैं। 14 वर्ष अंग्रेज के शासनकाल में उनको क्या करना, जेल में रहना पड़ता है। वो अंबारी आंदोलन इसलिए होता है क्योंकि बेवजह उनको जेल में डाल दिया जाता है, उसी के कारण वो अंबारी सत्याग्रह भी करेंगे। फिर और भी शख्स जैसे ये यदुनंदन शर्मा होंगे, यदुनंदन शर्मा के भी बारे में देखेंगे, ये भी किसान से रिलेटेड थे। तो इन सभी की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। नेक्स्ट देखिए 35 के बाद 36 में आते हैं। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सविनय यानी स रूप से विनय करना, विनती करना, अवज्ञा करना, यानी अवज्ञा भी कर रहे हैं तो सविनय। ये पहली बार अगर गांधी जी के द्वारा प्रयोग किया गया तो वह अफ्रीका में ही किया गया था, लेकिन यहाँ पर भारत में पूछा है। तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन को भी देखिएगा कि ऑप्शन में वह भारत का दिया हुआ या साउथ अफ्रीका दिया। साउथ अफ्रीका की बात की 1940 में आपको पता होगा फिनिक्स आश्रम का स्थापना करते हैं, जिसमें वो
लोगों को मार्गदर्शन करते हैं कि जो सत्याग्रह ही आपका हथियार है, आप क्या करें, अहिंसा नहीं करें, ये देते हैं। उसके बाद फिर आप देखेंगे 1906 ईस्वी में स्थानीय भारतीयों के खिलाफ जो गठित था ट्रांसवेल एशियाटिक अध्यादेश के विरोध में वो क्या करते हैं, वहाँ पर वो विरोध करते हैं, काले अधिनियम का विरोध करते हैं गांधी जी। कहाँ? वह साउथ अफ्रीका में। लेकिन जब भारत आते हैं तो भारत में जो सविनय अवज्ञा पर वह चंपारण में करते हैं। वह राजकुमार शुक्ला जी जो क्या करते हैं, एक बार उन्हें ले जाने के लिए सविनय करने के बावजूद जब वो चंपारण पहुंचते हैं तो चंपारण सत्याग्रह में राजकुमार शुक्ला होंगे। उसके बाद इसी यही चंपारण सत्याग्रह में और कौन कौन मिलेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, अन्य सभी का साथ मिलेगा। बोला जाता है जब चंपारण आंदोलन जब गए थे तो वहाँ के मजिस्ट्रेट इनको वहाँ से निकलने का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन वो नहीं निकले थे और मजबूरन इनको पकड़कर अदालत में पेश किया गया था। लेकिन अदालत में जब जज क्या हो रहा था, पेश किया, तो इनके खिलाफ कोई भी एक व्यक्ति क्या था, मुकदमा दायर करने के लिए खड़ा नहीं था। अंततः जज को बिना मुकदमे के इन्हें छोड़ना, मतलब बिना सुनवाई के छोड़ना पड़ा। लेकिन गांधी जी वहाँ पर कहे थे उस अदालत में कि हम जो गुनाह किए हैं उसे सज़ा दिया जाए। लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि बाहर इतना बड़ा हुजूम रहता है लोगों का कि अंततः जो न्यायाधीश होता है बिना कुछ बोले, बिना कुछ कार्रवाई किए उन्हें वहाँ छोड़ना पड़ता है। ये था चंपारण सत्याग्रह, जिसमें किस तरह से नील की खेती किया जाता है, उस नील की खेती को विवश किया जाता है किसानों को कम लगान देकर। नेक्स्ट देखेंगे 37 में बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन में है नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, मौलवी अब्दुल्ला। देखिए ये सभी प्रश्न को हम लोग जब 1857 के क्रांति आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री का, तो उसमें चर्चा हुई है। तो ये है वह किए थे वीर कुंवर सिंह। याद करिए वीर कुंवर सिंह वही वीर कुंवर सिंह हैं। जब क्या हुआ था, एक बार जब वो अंग्रेजों से क्या कर रहे थे, लोहा ले रहे होते हैं, तब वह क्या हो रहे थे, वह चकमा देकर क्या करते हैं, जब पार कर रहे होते गंगा नदी, तब वहाँ पर क्या हो जाता है, जब अंग्रेज वो पहुँच जाता है तो वह अपने सभी टीम को जब पार कर दिए होते हैं, आखिरी नाव से जब वो पार कर रहे थे, उनकी एक गोली बाह में बाएं हाथ में लग जाता, तो वह बाएं हाथ को काटकर गंगा नदी को समर्पित करते हैं। और उस वहाँ पर जो बोला जाता है, अंग्रेज जो सैनिक था, इनके बहादुरता को देखकर, इनके धैर्य को देखकर कहा, काश अगर ये जवान होते तो भारत की स्थिति कुछ और होता। इतने 80 वर्ष की उम्र में इस प्रकार का योद्धा आज तक भारत में देखने को नहीं मिला। खुद अंग्रेज अधिकारी ने इनका, तो वही 1857 की क्रांति का नेतृत्व, यह बिहार में क्रांति स्टार्ट कब होता हुआ, होता 25 जुलाई 1857 की क्रांति को दानापुर से। और यह जो आग भभकती है 25 जुलाई के बाद, उसके बाद यह गंगा नदी पार कर कहाँ पहुँचती है, वह पहुँचती है आरा। और जब आरा पहुँचेगा तो आपको पता ही है फिर क्या होगा, फिर वीर कुंवर सिंह का सपोर्ट मिलेगा। और वही 25 जुलाई के बाद फिर आरा पहुँचता है। फिर आरा में क्या हो जाता है, जो वहाँ पर जेल रहता है वहाँ से कैदियों को रिहा कर दिया जाता है तोड़कर। फिर उसके बाद 27 जुलाई को आरा में विजय प्राप्त कर लिया जाता। और फिर आप देखेंगे किस तरह से विद्रोहियों से लड़ते हुए अंततः फिर जगदीशपुर में 22 से 23 अप्रैल को वो आएंगे 1858 ईस्वी को। और वहाँ का जो झंडा रहेगा ब्रिटिश झंडा को उतार कर वो भारतीय झंडा को लगाते हैं। और उसके बाद फिर वो घायल अवस्था में रहते हैं। 23 को, मतलब वही कहिए 23 को अपना पहुँचते हैं दरबार में। उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है 26 से 28 के बीच में, यही है। तो ये इस प्रकार से 1857 क्रांति का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह करते हैं। बिहार का नेतृत्व तात्या टोपे, याद करिए तात्या टोपे, नाना साहब का क्या था, यह होता है सैनिक का नेतृत्व तात्या टोपे में जाता। तात्या टोपे का भी इन्होंने भी नेतृत्व किया था, ऐसा बात नहीं है। तो याद करिए तात्या टोपे कहाँ का नेतृत्व किया था। तात्या टोपे जो है, याद करिए ग्वालियर और कल्पी में किस तरह से आप देख रहे थे ना कि ग्वालियर में क्या करते, सपोर्ट करते हैं 20,000 सैनिकों के साथ। झांसी की जो रानी थी उनको सपोर्ट करते हैं और फिर कालपी में भी करते हैं। तो इस तरह से उनके बाद फिर मौलवी अहमदुल्ला की तो चर्चा हुई है, किस तरह से अंग्रेज़ों के नाक में दम कर रखे थे मौलवी अहमदुल्ला, है ना, इनकी भी चर्चा हुई थी। कि जो मौलवी अहमदुल्ला के बारे में बात की जाए तो यह एक क्या थे, सशस्त्र विद्रोह को सफल बनाने के लिए इनका मानना था कि जब तक लोगों को इसके प्रति जागरूक नहीं किया जाए तब तक हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। यह सब जगह दिल्ली, मराठा, पटना, कलकत्ता, सब जगह ये जा जाकर स्वतंत्रता के क्या करते हैं, झंडा को फहराते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 38 में, जनजाति और जिले को निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कह रहा जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन में है संथाल, बांका, मुंडा, जमुई, उरांव, सुपौल और खरवार, भागलपुर। तो जनजाति जिलों के निम्न जोड़ों में से तो संथाल, आपको देखिए संथाल की बात की जाए अगर आप देखेंगे भारत स्तर पर तो संथाल 1855 ईस्वी में किस प्रकार से क्या किया जाता है, इन पर ज़्यादा कर थोप दिया जाता है,
कर लिया जा रहा होता है, तो सिद्धू और कान्हू दो भाई होते हैं जो क्या करते हैं 60,000 लोगों को एकजुट कर और अंग्रेजों को विरुद्ध सत्ता बनाने का और अंग्रेजों को विरुद्ध में आकर क्या करते हैं, वह खुद का सरकार चलाने की बात करते हैं। जो दोनों में युद्ध होता है, काफ़ी दिनों तक युद्ध होता है। तो संथाल, तो वहाँ बिहार का पूछ रहा है, संथाल बांका में सही है। मुंडा जमुई में यही गलत है, मुंडा जो हो जाएगा उत्तरी बिहार के जिले में आपको कुछ कुछ जिले में देखने को मिलेगा, तो ये गलत है। उरांव सुपौल ये सही है, खरबार भागलपुर यह भी सही है। नेक्स्ट देखिए 39 में, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में वन्य क्षेत्र कितना परसेंट। अभी चर्चा किए थे कि बिहार का जो क्षेत्रफल है वह कितना है, क्षेत्रफल नहीं जनसंख्या 10,40,000 40,94,000 10,40,94,452 ये क्षेत्रफल है। लेकिन यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्रफल की बात हुई, तो भौगोलिक क्षेत्रफल बिहार की 94,163 वर्ग किलोमीटर ये भौगोलिक क्षेत्रफल। उस पर वन की बात की जाए हुआ 7,288 वर्ग किलोमीटर पर वन है, यानी 7.74% पर क्या है, बिहार में वन है। तो क्या ऑप्शन में 7.74% है? नहीं, किसी भी ऑप्शन में नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। और भी जानेंगे कि वन कहाँ भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सर्वाधिक वन आपको कैमूर में और पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलेगा। पश्चिमी चंपारण आपको ऊपर में सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा तिरहुत प्रमंडल में, और आपको क्या मिल जाएगा, जो ये कैमूर है जिसको भभुआ भी कहते हैं हम लोग, वो आपको मिल जाएगा पटना में प्रमंडल में। तो ये दोनों क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वन देखने को मिलता है। और आपको यह भी बता दें, जो चंपारण पश्चिमी चंपारण है ना, वहाँ पर जो उत्कृष्ट टाइप का बासमती चावल और गन्ना के लिए जाना जाता है, पर्याप्त मात्रा में वहाँ का जो काफ़ी फेमस है। फिर आगे हम लोग देखेंगे मधुबनी जो हाल में मछली उत्पादन में टॉप किया है। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वह 39वां राष्ट्रीय उद्यान, जिसका हम लोगों ने अध्ययन किया था कि 39वां राष्ट्रीय उद्यान यह क्या है, रामसर, ये वो तो 39वां रामसर साइड था, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, वह पश्चिमी चंपारण में है, और उसका नाम क्या है, वह है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। क्या राष्ट्रीय उद्यान एक ही है? बिल्कुल, जो राष्ट्रीय उद्यान है वह एक ही है। कौन है? वह है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1989 ईस्वी में हुआ था। तो बिल्कुल ये डेट भी ध्यान में रखेंगे, 1989 ईस्वी में, जिसमें गैंडा, बाघ, तेंदुआ ये सब का इसमें संरक्षण हुआ था। और इसके साथ साथ में रामसर साइट को भी हम लोग को ध्यान में रखना है। जो रामसर साइट है बिहार में एकमात्र पहला रामसर साइट कहाँ है, वह है बेगूसराय में। बेगूसराय में कहाँ, कांवर झील के पास में है। तो आपको पता होगा अभी हाल में 2022 में कितना हो चुका है रामसर साइट, वह 49 हो चुका है। 2022 में 2 मिला, लेकिन 2022 से पहले बात की जाए तो 20-21 में मिला के 15 से 17 बढ़ा है ये। 2019 में तो मात्र 26 था। 2019 के बाद सोचिए 15 बढ़ा, तो 39वां जो है यह तो कहाँ का, यह यूपी का है। कौन है यूपी का? यह ध्यान इसलिए रखना कि इंपॉर्टेंस थोड़ा सा बनता है। यह यूपी का है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। 48वां गुजरात का है खगड़ा वन्यजीव अभयारण्य। तो ये 47-48 था, और 48 और 47 था। अगर आप 47 भी देखेंगे तो यूपी का, 46 मिलेगा आपको गुजरात का। तो इस तरह से ये है, इंपॉर्टेंट है। टोटल भी ध्यान में रखना है। बिहार में कौन सा है, कब है, कहाँ पर हुआ, तो वह हम लोगों ने जाना कि पहला जो है राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापना हुआ, 1989 ईस्वी में स्थापना हुआ। नेक्स्ट देखेंगे जो कहाँ, पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों का उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है। अब करा उत्तर की ओर, तो पहले आप जान लीजिए कि उत्तर की ओर कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती है। तो ये हम आपको काल्पनिक रूप से एक बिहार का चित्र बना रहे हैं, इस तरह से ये है आपका बिहार, है ना। इस तरह से गंगा नदी 12 जिला से होकर गुजरती है बिहार के। अब जो उत्तर से गुजरने वाली, अब हम लोग जानेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर। तो उत्तर से दक्षिण की प्रवाहित होने वाली नदी कौन कौन हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर पहला हो जाएगा कोसी हो जाएगा, कमला हो जाएगा। उसके बाद कौन कौन हो गया, कमला के बाद बागमती हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, उसके बाद गंडक हो गया, उसके बाद घाघरा हो गया, और ये उसके बाद ये गंगा हो गया। तो ये नदियां हैं जो उत्तर से दक्षिण हुआ था। और कुछ ऐसे नदियां हैं जो क्या होती है, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है, जिसमें सोन हो गया, पुनपुन हो गया, फल्गु हो गया। तो क्या है ऑप्शंस में, यहाँ पर कह रहा उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली। तो कोसी भी क्या होता है, उत्तर से दक्षिण की ओर होता है, ये भी नहीं होगा। कोसी के बाद कमला, हम लोगों ने देखा कि कोसी के बाद कमला आता है, कमला के बाद बूढ़ी गंडक, उसके बाद गंडक आती है, उसके बाद गंडक के बाद घाघरा आती है। तो इन सभी को भी देखा हम लोग। तो बागमती, कमला, ये सभी क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो एक क्रम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। पहले क्या हम लोगों ने देखा उत्तर से दक्षिण, पहले देखा कोसी, कोसी के बाद कमला, कमला के बाद क्या देखा हम लोगों ने, गंडक या बूढ़ी गंडक। तो ना गंडक ना बूढ़ी गंडक, बागमती, बागमती के बाद फिर क्या देखा हम लोगों ने, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक के बाद क्या देखा, फिर गंडक, उसके बाद ये घाघरा, फिर गंगा। ये है उत्तर से दक्षिण की ओर। और दक्षिण से उत्तर, उसमें हो गया नीचे से हो गया सोन हो गया, पुनपुन हो गया, फल्गु हो गया। नेक्स्ट देखिए 42 में, निम्न में से जिलों में से किस जिले में पिडमेंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। देखिए पिडमेंट क्या होता है, पिडमेंट का मतलब ये होता है
जलोढ़ मिट्टी। तो आपको पता होगा कि ये तो बिहार की बात पूछा गया है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस में से, अगर पूरे भारत में बात की जाए तो 40% भागों पर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर कौन है, जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। क्यों जलोढ़ मिट्टी क्यों पाया जाता है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी जो है इसी को हम लोग दोमट मिट्टी भी कहते हैं। इसका निर्माण होता है निक्षेपण की क्रिया द्वारा, यानी जब नदियाँ, जहाँ से नदी निकलती है तो उसके निक्षेप से जो बनते हैं उससे निर्माण होता है जलोढ़ मिट्टी। और ये जो मिट्टियाँ उपजाऊ होती, इसमें आपको पर्याप्त मात्रा में पोटास मिलेगा, पोटास के बाद आपको फॉस्फेरिक अम्ल मिलेगा, फिर जैविक इसमें पदार्थ प्रचुर मात्रा में मिलेगा। कम मात्रा में इसमें कमी क्या होता है, नाइट्रोजन का और ह्यूमस का थोड़ा कमी पाया जाता है। ये तो था पूरे भारतवर्ष में हम लोगों ने देखा कि कौन सा सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है, तो वह जलोढ़ मिट्टी। चाहे वो आप बात की जाए उत्तरी मैदान का ले लीजिए, कहाँ से लेकर यह ले लीजिए ये कश्मीर से लेकर आसाम तक के क्षेत्रों में अगर आप डिवाइडेड करते हैं तो, और भी ऐसा बात नहीं कि सिर्फ गंगा का मैदान, अन्य नीचे देखिए गोदावरी क्षेत्र में, उसके बाद महानदी में, कृष्णा में, उन घाटियों में भी आपको ये देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर पिडमेंट स्वयं बिहार की बात की रही कि बिहार में आपको ये मिट्टी कहाँ देखने को मिलती है, तो ये जो मिट्टी होती है पिडमेंट यानी जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की, एक खादड़ एक बांगड़। जो बांगड़ होता है वह पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है और खादड़ होती है जो आपको नई जलोढ़ मिट्टी होती है। तो खादड़ आपको उत्तरी बिहार में देखने को मिल जाएगा, बांगड़ आपको दक्षिणी बिहार में देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि पिडमेंट स्वैप मिट्टी सबसे ज़्यादा वह पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। तो ध्यान में रखिएगा, इस मिट्टी की बात हम लोगों ने किया। इसमें क्या होता है, इसमें पर्याप्त मात्रा में पोटास होता है, फास्फोरस होता है, और क्या होता है, जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में। कमी क्या होता है, थोड़ा आपको नाइट्रोजन का कमी मिलेगा और ह्यूमस का। नेक्स्ट 43 में देखिए, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यह जोड़ा जो है प्रशासनिक विभागीय यानी प्रमंडल के बारे में कहा गया। जो हम लोगों ने देखा कि बिहार में 9 प्रमंडल हैं, 38 जिला हैं, और इस जिले को हम लोग क्या कहते हैं, अंचल, ये मंडल भी कहते हैं, और 101 अनुमंडल है, और 534 क्या है, प्रखंड है, और इस प्रखंड को क्या कहते हैं, अंचल भी कहते हैं। और पंचायत कितना है, 8,471 पंचायत है, और पूरे गांव की बात की जाए तो 45,103। तो ये क्रम थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो उसी में से प्रशासनिक के विभाग, आ जाइए दरभंगा को हम लोग देखते हैं कि दरभंगा में कौन कौन सा आता है, क्या यहाँ से गुजरती है गंगा नदी। तो गंगा नदी टोटल 12 जिलों से गुजरती है। आ जाइए एक एक कर समझते हैं। दरभंगा में, दरभंगा के अंदर में कौन कौन आएगा, दरभंगा के ऊपर आ गया मधुबनी, नीचे दरभंगा, और उसके नीचे क्या आ गया, दरभंगा के नीचे आ गया समस्तीपुर। तो आपको समस्तीपुर से होके गंगा नदी गुजरेगी। तो चलिए इस प्रमंडल से तो गुजरेगी। अब मुंगेर में आ जाइए, मुंगेर आ जाइए, ये दक्षिणी भारत में इस तरह से है ना, ये नीचे मिलेगा आपको दक्षिणी भारत में। मुंगेर आ जाए, मुंगेर के जस्ट आप बाएं जाइएगा तो लखीसराय मिलेगा, जस्ट मुंगेर के ऊपर जाएगा तो खगड़िया मिलेगा, खगड़िया के जस्ट बाएं जाएंगे तो आपको बेगूसराय मिलेगा। यानी खगड़िया और बेगूसराय और मुंगेर से होकर क्या करेगी, गंगा नदी गुजरेगी, यहाँ तक कि कुछ थोड़ा बहुत शायद लखीसराय को भी टच करेगी। तो इस तरह से 4 जिलों को यहाँ करेगी। तो मुंगेर दरभंगा से भी गुजरेगी गंगा नदी। अब आते हैं पूर्णिया। पूर्णिया आपको कहाँ मिलेगा, आ जाइए पूर्णिया, पूर्णिया आपको यहाँ मिलेगा, ये आपको पूर्णिया हो गया। तो पूर्णिया, यहाँ पूर्णिया होगा, पूर्णिया के जस्ट ऊपर क्या हो गया, किशनगंज हो गया, किशनगंज के जस्ट थोड़ा सा आप आएंगे बाएं साइड तो अररिया हो गया, और यही क्या हो गया, पूर्णिया के नीचे कटिहार हो गया। तो कटिहार से होकर गंगा नदी गुजरेगी। तो यह भी हो गया पूर्णिया भी। अब भागलपुर में आ जाइए, भागलपुर जस्ट कटिहार के नीचे में आ जाइए, भागलपुर। अब बांका, भागलपुर प्रमंडल ही आता है, भागलपुर से गुजरेगी नदी, यानी कि ये दोनों से गुजरेगी। अब तिरहुत में आ जाइए, तिरहुत में क्या आ गया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये शिवहर हो गया, उसके बाद समस्तीपुर हो गया, उसके बाद मुजफ्फरपुर, और वैशाली, वैशाली से होकर गुजरेगी तिरहुत। सारण में आ जाइए, सारण के ऊपर हो जाएगा सिवान, सिवान के ऊपर हो गया गोपालगंज। तो ये सिवान से गुजरेगी गुजरेगी गंगा नदी। चलिए अब आ जाइए सारण में, सारण तिरहुत, सारण देखिए ये दोनों से, तिरहुत का प्रमंडल कौन से, वैशाली के गुजर रहा, सारण से गुजर रहा। अब कोसी में आ जाइए, कोसी यहाँ पर है, क्यों, कोसी हो गया जो इसके जस्ट दाएं साइड में मधेपुरा और ऊपर में सुपौल हो गया। तो यही कोसी, जिसको सहरसा कहते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, कोसी के जस्ट दाएं आएंगे तो मधेपुरा और ऊपर सुपौल, यहाँ से गंगा नदी नहीं होकर गुजरेगा। तो ये बात ध्यान में रखना है। और नीचे आ जाइए, अब वो मगध बचा, मगध में कौन कौन आ जाएगा, मगध में हो गया ये गया हो गया, गया का जस्ट इधर नवादा हो गया, गया के जस्ट बाएं आप आगे बढ़े औरंगाबाद हो गया, ऊपर हो गया जहानाबाद और अरवल हो गया। तो इससे भी गंगा नदी नहीं गुजरेगी। और एक प्रमंडल कौन बच गया, वह पटना बच गया। ये पटना हो गया, नालंदा हो गया, उसके बाद भोजपुर हो गया, भोजपुर के जस्ट इधर आगे बढ़िए बक्सर, बक्सर के नीचे कैमूर और रोहतास। तो इसमें तो 8 ही का ऑप्शन था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
टी हो जाएगा, जिस जोड़ा से गंगा नदी नहीं बहती गुजरती है। आशा करते हैं आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि कौन कौन जिला से गुजर रही है। प्रमंडल ध्यान में रहेगा, उसी से जिला निकाल लेंगे। 44 में देखिए 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जो फैक्ट्री स्थापित की थी वो किसके द्वारा 1632 में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। ये पटना कॉलेज की जो उत्तरी इमारत था वहीं पर स्थापित की गई थी। और आपको पता होगा जो डच सबसे पहले, अगर डच की चर्चा है, सबसे पहले भारत में कब आए थे? वह आए थे 1596 से, लेकिन व्यापारिक उद्देश्य से नहीं है। वह सुमात्रा द्वीप पर आए थे, फिर वो चले गए, लेकिन व्यापारिक उद्देश्य से फिर बाद में आते हैं 1605 ईस्वी में, जो भोग कंपनी बनाते हैं। उसके बाद वहाँ से अधिकृत कर भेजा तो मछलीपट्टनम में अपना यह कोठी बनाते हैं। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वह डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा। और ये जो व्यापार डच ईस्ट इंडिया का मुख्य रूप से सूती कपड़ा और सोने के व्यापार यहाँ पर आरंभ करते हैं। 45 में चलिए आते हैं हम लोग। 45 में कह रहा बिहार के अगस्त 2018 में नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना। देखिए सतत जीविकोपार्जन योजना मुख्य रूप से उनके लिए शुरू किया गया था जो क्या थे? निर्धन थे। निर्धन किस मामले में? खासकर जो शराब बेचते थे, उसका व्यापारीकरण करते थे, परिवहन करते थे, उनके बिक्री में पारंपरिक तौर पर जो शामिल थे, वैसे निर्धन परिवारों के लिए यह क्या गया था? सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू किया गया था, ताकि क्या कर सके? उनके जीवन को सुगम बना सके तथा उन्हें वित्त मतलब उसको वित्तीय बेहतर पहुंचा सके, वित्त बेहतर बना सके। इसके लिए वह 60,000 से 1 लाख रुपया को उनको राशि उपलब्ध प्रावधान किया जाता था, ताकि क्या कर सके? अपने वह कोई भी कारोबार को जीविकोपार्जन के लिए वह कुछ उद्योग स्थापित कर सके। तो यही है, क्या है जीविकोपार्जन योजना? तो क्या है? युवा बेरोजगार युवाओं के भत्ता देना? बिल्कुल नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के रोजगार देना? बिल्कुल नहीं। अत्यधिक गरीब परिवार को सतत आय योजना को सृजन करने की परिसंपत्ति? तो नहीं। अत्यधिक गरीब परिवार तो थे, लेकिन मुख्य रूप से वो परिवार को शामिल किया गया था जो क्या थे? जो संलग्न थे, जैसे शराब में, ताड़ी के उत्पादन में, परिवहन में, बिक्री में। पारंपरिक रूप से जो अत्यंत निर्धन परिवार थे उन लोगों के लिए किया गया था, है ना। तो वह क्या किया, जिसमें 60,000 से 1 लाख का राशि उपलब्ध कराया गया था उनके जीविकोपार्जन के, ताकि उससे वह क्या स्टार्ट कर सके। तो ऑप्शन सी भी पर्याप्त नहीं लग रहा। युवाओं में दक्षता की वृद्धि के लिए बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए 46 में आते हैं। बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना में से कौन सी योजना सम्मिलित है? देखिए एक तो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना। तो यह भी ध्यान में रखिए। अब हाल में कौन बिहार सरकार के द्वारा वैसा योजना? तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो 19 अप्रैल 2021 को इसको मंजूरी दिया गया, क्योंकि लेटेस्ट है, पूछने की संभावना है। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत क्या किया था? जनजाति, जो भी जनजाति अनुसूचित जाति या जनजाति लोग हैं, उनको क्या था? रोजगार को शुरुआत करने के लिए 10 लाख रुपया ले जाएगा, जिसमें 5 लाख अनुदान के रूप में और 5 लाख बिना इंटरेस्ट का उसको 84 किस्तों में देना होगा। और ये लगभग 102 करोड़ का फंड जो ये पास हुआ है, तो यह भी ध्यान में रखेंगे आप। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बिहार के 7 निश्चय योजना का कौन सम्मिलित है? अब 7 निश्चय योजना क्या है, अब इसके बारे में जानते हैं। ये सतत निश्चय योजना जो बात की जाए, बिहार सरकार को और बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा यह योजना 2015 में शुरू किया गया था, लेकिन 2021 में इसका पार्ट 2 भी आया है। और उस पार्ट 2 में मुख्य रूप से कहा गया है, जिसमें क्या हो? आर्थिक हल, युवाओं का बल, आर्थिक हल किया जाए ताकि युवाओं को बल मिले, वह था। उसके बाद आरक्षित रोजगार महिलाओं को अधिकार दिया जाए, यानी आरक्षित रोजगार महिलाओं को रोजगार दिया जाए। उसके बाद हर घर बिजली लगातार की बात किया जाए, सभी घरों में बिजली की बात किया गया। उसके बाद हर घर नल जल योजना की भी बात किया गया, लेकिन बाल कल्याण का इसमें बात नहीं हुआ है। तो 7 निश्चय योजना में तो हम लोगों ने 3 देख लिया। चौथा क्या था? चौथा हम लोगों ने देखा कि घर तक पक्की नालियाँ भी पहुंचाना, शौचालय का निर्माण करना और अवसर आगे बढ़े, ये 7 तरह के ये निश्चय योजना किया गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना। उसके बाद और भी है बिहार सरकार के द्वारा योजना, जिसमें से हम लोग जानेंगे ये कौन है? मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। अब ये क्या है? मुख्यमंत्री वाला एक कन्या उत्थान को लेके, कन्या सुरक्षित योजना। इसमें से हम लोगों ने देखा था ये सरकार के द्वारा क्या है, मतलब ये चलाया जाता है, जो भी गरीबी रेखा से नीचे हैं उनके लिए क्या किया जाएगा? सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा? एक ये क्या उसको बोलता है, सरकार के द्वारा उसको यूको बैंक या IDBI बैंक में 2,000 रुपया उसके नाम से जमा कर दिया जाएगा। किसके तहत? यह है मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत। तो आपका बैंक यूको IDBI में खुलवा के जमा कर दिया जाएगा। जब वो 18 वर्ष की हो जाएगी तो उसके पूरे परिपक्वता के साथ उसे पैसा वापस दे दिया जाएगा। अगर उसके बीच में मृत्यु हो जाती है तो उसको वह भी पैसा मिलेगा, लेकिन उसका थोड़ा टर्म एंड कंडीशन है, जो वह दिया जाएगा महिला विकास नगर निगम को दिया जाएगा। और भी है, जैसे आप एक देखिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। ग्राम परिवहन योजना में 3 से 10 पहियों को गाड़ी लेने के लिए जो भी गरीबी रेखा से नीचे हैं
गरीबी रेखा कहने का मतलब कहिए कि जो भी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग है, वो सभी को दिया जाएगा कारोबार स्टार्ट करने के लिए। इसमें 50% अनुदान दिया जाएगा। ये तो था ये मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। फिर मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना में हम लोगों ने देखा कि 2000 रुपया। फिर और भी जैसे मुख्यमंत्री वास स्थल योजना, मुख्यमंत्री वास स्थल में जिसके पास घर मतलब घर बनाने के लिए ज़मीन है ही नहीं, तो ज़मीन के नाम से उसके लिए 60,000 रुपया सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो यह भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट में हम लोग आते हैं 45 में। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली सीएमएफ शुरू की। यह प्रणाली क्या है? अब देखिए, अब इसके बारे में जानना है कि जो प्रणाली शुरू की गई सीएमएफ, यह प्रणाली क्या है? यह भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के तर्ज पर बिहार सरकार को 1 अप्रैल 2019 को यह शुरू किया गया था। तो इसमें मुख्य रूप से जो है यह क्या है, यह राज्य के कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंस मैनेजमेंट पोर्टल द्वारा वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। ये जो है सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, तो CFM है, C से हो गया कॉम्प्रिहेंसिव, F से हो गया फाइनेंशियम, और M से हो गया मैनेजमेंट, और C से हो गया सिस्टम। यही है कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, जिसके तहत इसको अवार्ड भी दिया गया है ना। वो आगे हम लोग देखेंगे कि जिसमें डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से बजट तैयार करना शामिल किया गया। राज्य के सभी वित्तीय गतिविधियाँ ऑनलाइन और पेपरलेस बनाना इसका मकसद किया गया है, जो केंद्र सरकार द्वारा ये योजना शुरू किया गया। और उसी को इम्प्लीमेंटेशन करते हुए बिहार की राज्य सरकार ने भी इसको क्या कर दी, यह स्वीकार कर ली। तो क्या है, समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। सही बात। बैंकों में CNF की समस्या को हल करेगी, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखिए, राज्य परियोजना में प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी। तो बिल्कुल सही बात है कि राज्य परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी। चलिए, ये तो थोड़ा क्या अस्पष्ट अर्थ निकल रहा है। डी में पढ़िए, स्थानीय निकायों सहित राज्य सरकार को वित्त का प्रबंधन करेगी। बिल्कुल सही बात है कि स्थानीय निकायों सहित राज्य के वित्त का भी प्रबंधन करेगी। कौन? CNF, जो हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, जो सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के तहत, जिसमें से इसमें जो मॉनिटरिंग किया जाता है मुख्य वो जो किया जाता है UTI से, जो समय रेखा है उसके आधार पर किया जाता है। तो यानी डिजिटल लेस बनाने का, तो उपरोक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 50 में कह रहा है, भारत सरकार द्वारा 2 जनवरी 2020 को कि राज्य कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान। बिल्कुल सही बात है। यह जो है 2017-18 के लिए मिला था। 2017-18 के में ऐलान कर दिया गया था, फिर तो कोविड ही आ गया, लेकिन उसको मिला जाकर यह प्रदान कब किया गया? यह प्रदान किया गया 2020 को। तो बाहर किस क्षेत्र में किया गया? ऑप्शन में है मक्का एवं गेहूं के उत्पादन के लिए, खदानों के उत्पादन के लिए, चावल के उत्पादनों के लिए, तेलों के उत्पादन के लिए। जो हाल में इसको मिला हुआ गेहूं के उत्पादन के लिए मिला है। तो यह आप ध्यान में रखेंगे, तब आपके माइंड में उठा होगा कि यहाँ पे गेहूं के उत्पादन की तो चर्चा नहीं हुई। तो वही मक्का एवं गेहूँ के उत्पादन की उत्पादकता के लिए ऑप्शन नंबर जो ए है, मक्का एवं गेहूं जो मिला हुआ है, दोनों है इसमें शामिल है, मक्का को भी इसमें रखा हुआ है, तो आप ध्यान में रखें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जो पूरे बात की जाए, कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार सरकार को टोटल 5 बार मिला। अब पहली बार कब मिला? वह मिला है 2011-12 में। अब पहली बार जो मिला वह किसके लिए मिला है? वह मिला है आपको चावल के उत्पादन के लिए। फिर उसके बाद 2012 में मिला गेहूँ के उत्पादन के लिए। फिर उसके बाद आप देखेंगे 15-16 में, तो 2015 में आप देखा जाए तो किसके लिए मिला? मक्का के लिए मिला। फिर 16-17 में भी मक्का मिल गया, और 17-18 में अभी जो है गेहूं और मक्का का उत्पादन के लिए इसे दिया गया है। तो कृषि कर्मण पुरस्कार तो 5 बार मिला। पहली बार 2011-12 में चावल के लिए, दूसरी बार हम लोगों ने देखा 2012 में गेहूँ के लिए, फिर क्या हुआ 15-16 में मक्का के लिए, 16-17 में भी, और फिर 17-18 में भी मिला गेहूँ और मक्का को भी शामिल किया गया। तो इस तरह से 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार के तहत में होता क्या है, इसमें 2 करोड़ रुपए दिया जाता है। तो 2 करोड़ रुपए के साथ प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये जो है कृषि कर्मण पुरस्कार में 4 अन्य किसानों को भी इसमें शामिल किया गया, जिनकी उत्पादन और उत्पादकता अच्छी थी। उन 4 किसानों को 2-2 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया, उनके अकाउंट में भेज दिया गया। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, हो सकता है प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।